तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जितने भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग दो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज में से। एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक है क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है और जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये ऑलमोस्ट आप कहोगे कि सेम कैटेगरी का सवाल है, बिकॉज इसमें मनी से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। बोला जा रहा है कि लक्ष्मी एक पर्टिकुलर किसी बैंक में कैशियर का काम करती हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो ये बोल रहे हैं कि उनके पास कुछ नोट आए। जैसे अपन जाते हैं ना बैंक में पैसा जमा करने, तो जो लक्ष्मी मैडम है उनके पास 100 रुपये के नोट्स आए, उनके पास 50 रुपीज़ के नोट्स आए और उनके पास 10 रुपीज़ के नोट्स आए। ये नोट्स मैडम को मिले। अब वो ये बोल रहे हैं कितने मिले भैया नहीं पता। मैडम को किसी ने पूछा कि मैडम आपको कितने नोट्स मिले हैं बताइए। मैडम बोलती है मुझको नहीं पता, मुझे कितने नोट्स मिले। आप पूछोगे ना, जैसे कल को मान लेते हैं मैं तुमसे कहूँगी कि तुमने मुझको पैसे दिए 500 के नोट, है ना। तुमने मुझे कहा मैडम मैंने आपको पैसे दिए अभी। मैं कहूँगी कहाँ दिए बताओ, तो तुम बोलोगे देखो मैडम 500 के 3 नोट मैंने अभी आपको दिए, 500 के 4 नोट मैंने आपको दिए। तो आप उसी मैडम से पूछते हो कि मैडम आपको 100 के कितने मिले, 50 के कितने नोट मिले, 10 के कितने नोट मिले। तो वो मैडम कहती हैं कि मुझको जो नोट्स मिले हैं उनकी मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं बता सकती, बट उनका मैं आपको रेशो बता सकती हूँ कि उनका रेशो कितना है 2:3:5। ठीक है, उनका रेशो कितना है 2:3:5 बराबर। अब देखो एक छोटी सी बात अपने छोटे से ब्रेन के अंदर फिट रखना। कभी भी हम लोगों को, ठीक है, कभी भी हम लोगों को क्या करना है, रेशो वाला जो सवाल होता है इस रेशो वाले सवाल को कॉमन फैक्टर लेकर ही करना है। ठीक है बराबर, कॉमन फैक्टर लेकर ही करना है। तो ऐसे केस में अभी आप लोगों को क्या है, सबसे पहले सवाल में आप कॉमन फैक्टर ले लो। अब कॉमन फैक्टर तुम चाहे तो x ले लो, तुम चाहे तो p ले लो, तुम्हारी मर्जी जो लेना है तुम ले लो। तो मैंने मान के चलते p ले लिया, लेट कॉमन फैक्टर भी p। तो ऐसे केस में देयरफॉर अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मैडम आपके पास 100 रुपये वाले कितने नोट्स हैं, ठीक है, तो मैं उसको जवाब दूंगी नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, यानी कि 100 रुपये के मेरे पास कितने नोट्स हैं, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p। कोई मुझे ये पूछेगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स हैं, तो ये वाली चीज़ मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये चीज़ मेरे पास हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ p। कोई मुझको ये पूछेगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स हैं, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ p। मतलब अब मैडम कह रही हैं कि मेरे पास 100 रुपये वाले 2p नोट्स हैं, 50 रुपये वाले 3p नोट्स हैं और 10 रुपये वाले मेरे पास 5p नोट्स हैं। ऐसा मैडम कह रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 100 रुपये का एक नोट है तो आपके पास कितने रुपए हैं। मैडम 100 रुपये हैं। 100 रुपये के आपके पास यदि 2 नोट हैं तो आपके पास बताओ कितने रुपए हैं। मैडम 200 रुपये हैं। 100 मल्टीप्लाई बाई 2 ना। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी, ठीक है, कि आपके पास 100 रुपये की नोट की वजह से, ठीक है, ठीक है, आपके पास 100 रुपये के नोट की वजह से, ठीक है, कितने पैसे घर में आए, या लक्ष्मी मैडम के पास कितने पैसे 100 रुपये के नोट की वजह से आए, तो आप मुझे ये कहोगे मैडम एक नोट 100 रुपये का होता है। ऐसे कितने नोट्स हैं मैडम के पास, 2p नोट्स है, तो मैडम के पास कितने पैसे आए, 200p टाइम्स पैसे आए। अगर वही सेम चीज़ मैं कहूँगी कि मैडम के पास 50 रुपये के नोट की वजह से कितने पैसे इकट्ठा हुए, तो आप कहोगे मैडम एक नोट 50 रुपये का है और मैडम के पास ऐसे 3p नोट्स हैं, तो इसकी वजह से मैडम के पास 150p नोट्स आए। अगर मैं कहूँगी कि मैडम के पास 10 रुपये वाले
कितने नोट्स आए, तो आप बोलोगे 5p नोट आए। मैं बोलूँगी 10 रुपये के नोट की वजह से कितने पैसे उन्होंने दिन भर में कलेक्ट किए, तो आप कहोगे एक नोट 10 रुपये का है, ऐसे मैडम के पास 5p नोट्स हैं, तो दिन भर में मैडम ने 10 रुपये की वजह से 50p रुपीज़ कलेक्ट किए। ऐसे दिन भर में जो लक्ष्मी मैम है वो 200p 150p रुपीज़ 50p ये इतने पैसे कलेक्ट करती हैं, इतने पैसे उनके पास कलेक्ट हुए। सो इफ समबडी वुड आस्क यू कि बताइए कि दिन भर में जो उन्होंने टोटल अमाउंट जो उनके पास कलेक्ट हुआ वो टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे मैडम 200p प्लस 150p प्लस 50p, यानी कि टोटल अमाउंट उनके पास जो जमा हुआ वो है ₹400p। इससे तो एग्री करते हो। अब एक बार क्वेश्चन में वापस आ जाओ। क्वेश्चन वाला इंसान कह रहा है कि मैडम के पास जो टोटल अमाउंट जमा हुआ वो है 4 लाख 4 lakhs, बट हमारी जो बुक है, हमारी बुक कह रही है कि मैडम के पास जो टोटल अमाउंट जमा हुआ, हमारी जो कैलकुलेशंस कह रही है वो कह रही है कि 400p जमा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन कंडीशन, क्वेश्चंस की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चली जाऊं तो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए होते हैं लक्ष्मी मैडम के पास, और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लक्ष्मी मैडम के पास कितने पैसे जमा हो रहे हैं? 400p। अब एक ही क्वेश्चंस की दो अलग अलग कैलकुलेशन से अलग अलग आंसर्स तो नहीं आ सकते ना, तो इसका मतलब लक्ष्मी मैडम ने जो कैलकुलेशन की है उनका 4 लाख और जो मैंने कैलकुलेशन की है मेरा 400p, ये आपस में इक्वल है। और अगर मैं यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू निकालूँ, आपके p की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 zeros तो पहले आप काट दो, 4 और 4 को अगर आप काट दोगे तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1000। ये p की वैल्यू आई, इसके आगे रुपीज़ मत लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने p को क्या अज्यूम किया है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के आगे आप रुपीज़ से ना लगाओगे, कॉमन फैक्टर तो भाई कॉमन फैक्टर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, मतलब उनके पास 100 रुपये वाले कितने नोट हैं, उनके पास 50 रुपये वाले कितने नोट हैं, उनके पास 10 रुपये वाले कितने नोट हैं। तो उनके पास 100 रुपये के कितने नोट हैं? 2 टाइम्स ऑफ p। तो अब हम लोग p की वैल्यू पता चल गई है, तो बस हम लोग अब उस जगह पे p की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, और जैसे हम p की वैल्यू पुट करेंगे हमको पता चल जाएगा कि जो मैडम जी हैं उनके पास कितने रुपए वाले नोट हैं। ठीक है, कितने रुपए वाले नोट हैं ये हमको पता चल जाना है। बराबर, डन। चलो बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे केस में अब देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी। तो मैडम के पास 100 रुपये वाले कितने नोट्स थे? 2 टाइम्स ऑफ p। तो यहाँ पे p की जगह आ जाएगा 1000 और अपना कितना आ जाएगा आंसर? 2000। यानी कि उनके पास 100 रुपये के कितने नोट्स हैं? उनके पास 100 रुपये के 2000 नोट्स आए एक दिन में। उनके पास 50 रुपये वाले कितने नोट्स आए हैं? p की जगह बस 3 पुट कर दिया। उनके पास 50 रुपये के 3000 नोट्स आए। ये मत बोलना कि 3000 रुपये आए हैं, 3000 नोट यानी कि 50 रुपये को अगर तुम पकड़ोगे हाथों में और काउंट करोगे 1 2 3 तो 3000 नोट्स है मैडम के पास। अमाउंट तो भैया उससे ज़्यादा होगा। अमाउंट अगर निकालने को पूछते तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते। वहाँ पे उसने पूछा है हाउ मेनी डिनोमिनेशन शी हैव, मतलब हर रुपए के कितने कितने पैसे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर कोई पूछेगा 10 रुपये वाले मैडम के पास कितने हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 5000 समथिंग कुछ आ जाएगा। बस अब इसकी लास्ट लाइन तुमको लिखनी पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो हम ये लिखेंगे शी हैव। ठीक है, क्या है उसके पास बताओ? 2000, 3000 एंड 5000 नोट्स। किसके नोट्स हैं? ऑफ, ठीक है, ₹100, ठीक है, 100 वाले, ऑफ ₹50 वाले एंड ₹10 वाले रिस्पेक्टिवली। तो 100 रुपये के कितने नोट्स हैं उनके पास? 2000 नोट्स हैं। 50 रुपये के कितने नोट्स हैं?
3,000 नोट्स हैं, और 10 रुपए के कितने नोट्स हैं? 5,000 नोट्स हैं। ऐसे अगर कल को क्वेश्चन में ये भी पूछता कि बताइए मैडम के पास 100 रुपए की वजह से कितने पैसे कलेक्ट हुए, 100 रुपए के नोट की वजह से कितने पैसे कलेक्ट हुए, पैसे कितने कलेक्ट हुए, तो कलेक्टेड पैसों के लिए हम क्या करते? अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है, ड्यू टू 100 रुपी नोट, वो होता है 200 टाइम्स ऑफ पी। फिर यहाँ पी की वैल्यू पुट करते। तो उससे अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ ये नहीं पूछा था, इसीलिए हमने यहाँ पुट नहीं किया। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर खैर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ फिर। और एक बात का ध्यान रखना, मैं इस तरीके से जो ये लाइनिंग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये वाली, कि इस लाइनिंग्स का मतलब ये होता है कि ऊपर जो लिखा है वही आप सेम नीचे लिख लो, अमाउंट ड्यू टू, बट तुम्हें ऐसी लाइनिंग्स नहीं लिखनी है, तुम्हें तीनों बार कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़ को अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, इसके आगे